खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 1,0760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बेशक ये संवैधानिक संकट है, राजभवन ने अध्यादेश वापस कर दिया है और अब हालत यह है कि ना चुनाव है ना चुने हुए प्रतिनिधि है और अब प्रशासकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो कौन चला रहा है पंचायतों को? ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई है और ये स्थिति भाजपा सरकार की उदासीनता के कारण हुई है। भाजपा डर के कारण चुनाव से भाग रही है, लेकिन अब बिना देर किए राज्य में चुनाव घोषित कर देने चाहिए। देखिए, संवैधानिक संकट है। तो राज्य भवन ने वो अध्यादेश वापस कर दिया है विधायी को, और अभी हालात ये है, न तो चुनाव है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, न प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा है, तो प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो प्रशासक भी नहीं है। तो कौन चला रहा है पंचायतों को? यानी कि ग्राम पंचायत से लेकर के बीडीसी से लेकर के और क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई है। राज्य में ये स्थिति राज्य की सरकार की उदासीनता के कारण आई है। राज्य में ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो डर है उसके अंदर बैठा हुआ, चुनाव से लगातार जो भाग रहे हैं उसके कारण आई है। और मैं समझता हूं इसमें सरकार को तत्काल बिना देर किए राज्य में चुनाव घोषित कर देने चाहिए। नगर पंचायत क्षेत्र रामपुर में नगर पंचायत और गंग नहर पुलिस ने संयुक्त रूप से यूनिपोल हटाने का काम किया। तो होर्डिंग्स कारोबारी जुबेर अहमद ने रामपुर के नगर पंचायत के चेयरमैन परवेज सुल्तान और अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार पर 50 लाख रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया है। जुबेर अहमद का आरोप है कि जिन यूनिपोल के टेंडरों की कीमत 18 लाख रुपए होनी चाहिए, उसे सिर्फ 3.25 लाख रुपए में दे दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया होने से पहले प्रीपेड प्रक्रिया होती है और वह प्रक्रिया नहीं हुई है। यही नहीं, टेंडर भी ऐसे अखबार में निकाला गया जो कहीं बांटा नहीं जाता, जिससे ये साफ होता है कि इस टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टेंडर नगर पंचायत द्वारा छोड़ दिया गया उसे निरस्त कर दोबारा किया जाना चाहिए। वही इस मामले में नगर पंचायत रामपुर के अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी तरफ से जो टेंडर निकाले गए हैं वे नियम अनुसार ही निकाले गए हैं। हमारे सामने 4 दिन पहले आया है, जिसमें रामपुर का जो टेंडर दिया गया वो गलत दिया गया है और इसमें जो अखबार में निकाला गया वो बहुत छोटे पेपर में निकाला गया। और टेंडर निकालने से पहले एक प्री बिड होती है जो दी जाती है, जिसमें सभी ठेकेदार और एडवर्टाइज़र बुलाए जाते हैं। उसके बावजूद ऐसा कोई भी नियम नहीं करा गया। इसके बाद इन्होंने जो टेंडर दिया गया, जो सरकारी वैल्यू है उसकी, वो 14 लाख रुपए आ रही पर ईयर, और इन्होंने दिया 3 लाख रुपए पर ईयर जो बताया गया। इस टेंडर में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का जो लेन देन हुआ है वो पता चला है। और इसका लेटर हमने एसडीएम साहब प्लस डीएम और जितने भी अधिकारी और आपका जो है शहरी विकास मंत्री सबको अवेलेबल करा दिया गया। और जो टेंडर की वैल्यू आ रही है वो लगभग 18 लाख आ रही है। इसकी मेरी शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसकी जांच करी जावे और इस टेंडर को निरस्त कराया जावे और खुली बोली लगवाने का कष्ट करें। लिप्त कौन लोग हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? इसमें लिप्त लोग जो है चेयरमैन है, ईओ है और एक जो बाबू है अब्दुल्ला, वो सबका इनकी डीलिंग करवाने वाले में सब कुछ है। मेरी आपसे जितने भी शासन प्रशासन और जो लोग भी हैं, इसमें जो भी एडवर्टाइज़र को रोज़गार देखते हुए सब लोगों का मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से घोटाला, इसमें इस तरीके की जांच की जाए। सीएम साहब को हमने एक लेटर कल पोस्ट कर दिया गया यहाँ से और जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी डालेंगे हम जो लेटर बना के। और आरटीआई का एक मीडिया 24 है, एक हमने तो दिया 3 दिन पहले आरटीआई डाली और उन्होंने 4 दिन 5 दिन पहले की डाल रखी, जिसमें आरटीआई का भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने टेंडर जारी किया और ये अवैध रूप से
लगाए गए हैं उनके। 2022 में यहाँ पे पंचायत बन गई थी, इन्हें नोटिस भी दिया गया कि उनके द्वारा कुछ ना तो इन्होंने हमारे यहाँ जमा किया, कुछ पैसा जमा किया ना कुछ। अब हमने इसमें टेंडर किया है और अवैध जितने भी हैं इसे हटा रहे हैं। पक्ष का कहना है कि कितने समय तक उनका पैसा जमा है अभी नहीं, उनका कोई पैसा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में कोरोना से निपटने को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने को लेकर सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मसूरी उपजिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 मामलों में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करना था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयां और अन्य आवश्यक संसाधनों की जांच की गई। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता का मूल्यांकन भी किया गया की गई और मॉक ड्रिल के इंचार्ज डॉक्टर संतोष नेगी थे और फिजिशियन जो मॉक ड्रिल को पूरा सुपरवाइज कर रहे थे वो डॉक्टर सुशील सैनी थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक डमी मरीज को लाया भी गया एम्बुलेंस द्वारा हमारे चिकित्सालय में और उसको भर्ती कर उसका उपचार संतोषजनक डॉक्टर सुशील सैनी द्वारा किया गया। किस तरीके की तैयारी की गई है? अगर किसी तरीके से वेरिएंट बढ़ता है तो अस्पताल में किस तरीके की तैयारी है? कितने आईसीयू वार्ड है? क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? देखिए, हमारे यहाँ स्टाफ नर्सेज आ गई हैं तो आईसीयू भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और अगर इस तरह का कोई मरीज़ अगर फिजिशियन हमारे चाहेंगे और मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आईसीयू में उसको रखेंगे और उसका उचित उपचार किया जाएगा। और हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं 51 और किसी तरह की कोई भी मरीज़ जिसको कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम मैनेज करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में इतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है जिसके कि द्वारा मरीज का उपचार किया जाएगा। तो ये माना जाए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? आईसीयू वार्ड के साथ साथ कोविड के वार्ड आपने बना रखे? जी हाँ, बिल्कुल। आइसोलेशन वार्ड्स हैं कोविड के, वो बने हुए हैं। वर्तमान में 4 हैं और हम लोग बढ़ा के उसको 10 कर सकते हैं। और आईसीयू हमारा बिल्कुल तैयार है, 5 बेड का है और वो भी चालू है हालत में हमारे पास, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत अभी है नहीं हमें। कुछ घबराने की बात तो नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ककड़ी पार्टी दी, जिसमें आधी कैलाश के क्षेत्र से आई पहाड़ी ककड़ियों का स्वाद चखाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, ये उनकी अपनी माटी के प्रति स्नेह का प्रतीक है जो आज भी उन्हें अपनी पारंपरिक चीजों से जोड़ने का काम करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ककड़ी पार्टी या काफल पार्टी से परेशानी होती है तो फिर उसे कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब तक हरीश रावत है तब तक इसी प्रकार से उत्तराखंड के पारंपरिक चीजों को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जाता रहेगा। जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री की इस ककड़ी पार्टी पर तीखा सवाल किया है। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भले ही कोई भी पार्टी दे ले, लेकिन इन पार्टियों को उनके पार्टी के नेता ही पसंद नहीं करते। अरे आपसे क्या राजनीति करूंगा? आप वोट देते वक्त आपको समझा सकते नहीं किधर दोगे। हम तो ये भी नहीं समझा सकते ये किसकी तरफ को झुकेगा करके आपका हैंडल जो है। तो आपके सम्मान में खीरा पार्टी कर रहे हैं। ये खीरा पार्टी नहीं है। असल में हमारे वहाँ इस समय ककड़ियाँ, अभी ये पहाड़ी ककड़ियाँ नहीं आई हैं, तो मैंने ये पहाड़ी ककड़ियाँ आदि कैलाश मार्ग की हैं। एक छोटा सा गांव है काली नदी के किनारे, उन्होंने पैदा कर रखी हैं, तो मैं एक विशेष सौगात के तौर पर लाया हूँ। तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं खिला सकता था, तो मैंने आप ही लोगों को बुला करके ये मान लिया कि मैं सारे उत्तराखंड को पेश कर रहा हूँ। देखिए, हरीश रावत जी की इस ककड़ी का संदेश उससे पहले उनके पार्टी के नेता रंजीत रावत जी ने दे दिया है। रंजीत रावत जी ने एक सभा में अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि इन पार्टियों से कुछ होने वाला नहीं है, काफल हो या इस प्रकार की पार्टियां हो। हरीश रावत जी इस पार्टी करने के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हरीश रावत जी को याद करना चाहिए जब वो इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और वो उस समय मुख्यमंत्री नहीं रहे, चाहे वो एनडी तिवारी का समय ले लीजिए, चाहे आप विजय बघेल जी का समय ले लीजिए, उस समय पर हरीश रावत जी चिट्ठी पत्री लिखा करते थे। कभी भी हरीश रावत जी ने इस प्रकार की चीजें उस समय की नहीं। आज केवल और केवल
मीडियम में बने रहने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार से वो करते रहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है और रणजीत रावत जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस का भला इससे होने वाला नहीं है, कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है, ये खुद उनके नेता कह चुके हैं। और हरीश रावत जी इस बात को समझना चाहिए कि इस प्रकार की पार्टियों वो जब से कर रहे हैं उससे कितना फायदा उनको हुआ, वो खुद आकलन करें। उनका आकलन जो रणजीत रावत जी ने किया वो जनता के साथ। 15 जून को लगने वाले सुप्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो वहीं कैंची धाम मेला यानी 15 जून को लेकर जाम से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि कैंची मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा नीम करोली महाराज के दर्शनों को आते हैं और बीते कुछ वर्षों से कैंची धाम में जाम लगना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। यहाँ जाम के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं घंटों जाम में फंसे होने से पहाड़ों को जाने वाले यात्री भी काफी परेशानियों का सामना करते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि मेला क्षेत्र में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स की मांग शासन स्तर पर की गई है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और जिसमें शटल सेवा से श्रद्धालुओं को कैंची धाम भेजा जाएगा। वहीं परिवहन निगम के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कैंची धाम मेले को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक कर चुके हैं और इसमें कैंची धाम मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शटल सेवा की सुविधा देने और टैक्सी चालकों और बस चालकों के साथ वार्ता भी कर चुके हैं। देखिए, कैंची मेले को लेके जो बेसिक तैयारी है वो शुरू हो गई है। कुछ पार्किंग और आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही क्योंकि कैंची मेले के दिन हम वहाँ पे निजी वाहन जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं शटल सर्विसेज से जाते हैं। तो भीमताल में, भवाली में, इसके अलावा जो है जो नैनी बैंड है वहाँ से भी 3-4 जगह से हम शटल सर्विसेज चला रहे हैं। तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसके साथ ही जो फोर्स की तैनाती है उसका भी एक डिप्लॉयमेंट हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि कैंची में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम रैन से भी बाकी फोर्स भी आवंटित होता है, तो उस फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया गया है। इसके साथ मंदिर समिति के साथ जो दर्शनों की व्यवस्था है, प्रसाद बांटने की व्यवस्था है, लाइन की व्यवस्था है, उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हो चुकी है। दूसरी मीटिंग जल्दी हमारी उनके साथ में होगी। ये कैंची धाम में जो टूरिस्ट लोग आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, आने वाले ये 14 और 15 तारीख को हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, जिसके देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके अंतर्गत 2 स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला एक कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अलग अलग रूट्स के लिए तैनात कर दी गई हैं, जो वहाँ पर चेकिंग का कार्य करेंगी। इसके अलावा जो वाहन है उनको रोककर शटल सेवा चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हमने टैक्सी यूनियन और बस की यूनियन से वार्ता कर ली है, ताकि आने वाले दिनों में टैक्सी और बसों की कमी ना हो। इसके अलावा जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करके ऐसी प्लानिंग बना के रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को निकाला जा सके और लोगों को कम से कम समय लगे रोड पर वेट करने। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या के मामले में क्षेत्र विधायक सहित मृतकों के परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने मांग की है कि दोषियों को जल्द से पकड़कर उन्हें सजा दी जाए, जिससे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर कायम रह सके। वहीं सहसपुर विधानसभा में विभिन्न कॉलेज और हॉस्टल में सत्यापन अभियान चलाए जाने की मांग की गई। इस दौरान सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के बारे में चिंता व्यक्त की। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने भी जनप्रतिनिधि और मृतक के परिवार की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग इस तब में हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिसने ये कांड किया है, जिसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार के गुंडा तत्व हैं वो भी 10 बार। इसके साथ साथ अभी मैंने कहा है कि सत्या में पिछले तो पांडु वाला देखा जाए,
नगर सिद्धोवाला के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी रोष भी प्रकट किया है। साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त है उन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी जो बताया गया। इसके अलावा जो वहाँ की क्षेत्र की जो समस्या है खासकर देखा जाए, जिसमें बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे अराजक तत्व भी हैं जो छात्र के डिस्गाइज में रह रहे हैं, या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देर रात वो आते हैं या पार्टी बनाते हैं। इस तरह की शिकायतें भी हैं, खासकर 10, साढ़े 10 से 11 बजे के बाद जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन भूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फहीम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की रिपोर्ट डीजी व होम सेक्रेटरी के सम्मुख प्रस्तुत कर उस पर 18 जून को अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे, लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उनके द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को वन भूलपुरा हिंसा के दौरान फहीम की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने ना तो इसकी जांच की और ना ही मुकदमा दर्ज किया। एक याचिका हम लोग उनकी यहाँ पे क्रिमिनल रेट हमने फाइल किया था। एक फहीम नाम के व्यक्ति का जो फहीम था उसका 8 फरवरी की शाम को एक संजय सोनकर और सत्या सोनकर दोनों लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अब एफआईआर दर्ज हुई 6 मई को 2024 को और मर्डर का केस है। मर्डर मतलब 302 का केस है और आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविजन भी है कि 90 दिन में आपको मर्डर केसेस में भी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। चार्जशीट नहीं फाइल हुई। सरकार का पक्ष आया कि भाई उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गई। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली के समीप एक बुजुर्ग तीर्थयात्री बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग तीर्थयात्री को कंडी के माध्यम से छोटी लिंचोली पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। टीम ने शव को स्ट्रेचर के माध्यम से कठिन मेहनत के बाद गौरीकुंड पहुंचाया, जहां से शव एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया। शव की पहचान 62 वर्षीय रामकुमार निवासी बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गंग नहर में गिरी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त 49 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र बलबीर सिंह निवासी भोगांव सहारा मैनपुरी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की है। जानकारी जुटा रही है कि कार में कितने लोग सवार थे। हल्द्वानी नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट नगर सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम में जितने भी वेंडर चालक हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं और साथ ही उन्होंने वेंडर संचालकों से कहा कि वे अपने प्रशस्ति पत्रों को अपने संस्थानों में लगाकर ही कार्य करें। उनका कहना है कि दमूवा डुंगा में काफी समय से वहां के निवासियों द्वारा हाउस टैक्स को लेकर जनता से मांग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हाउस टैक्स लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि निगम क्षेत्र में एडीबी, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। साथ ही निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को देखते हुए 15 अप्रैल से 15 मई तक स्वच्छता का कार्य किया जा रहा था, उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। आज 2 बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बना कर दिया है कि अपने उस ठेले पर उसे लगाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक
हल्द्वानी के लालकुआ तहसील के गोला नदी के दूसरे छोर पर बसे श्रीलंका टापू का मानसून सीजन में 3 महीने तक जिला प्रशासन ने कनेक्शन कट कर दिया है और यहां पर आपको बता दें कनेक्शन कट जाता है और लोग टापू में ही घिरे रह जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मानसून से पूर्व श्रीलंका टापू में 3 महीने का राशन पहुंचाते हुए वहां स्वास्थ्य कैंप लगाया और जरूरी दवाइयों का वितरण भी करते हुए अगले 3 महीने के लिए सभी जरूरी सामग्री को लोगों में वितरित किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने बताया कि अस्थायी हेलीपैड भी श्रीलंका टापू में बनाया गया है। इसके अलावा जो बीमार और गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि 90 के दशक में बिंदु खत्ता गांव का हिस्सा रहे श्रीलंका टापू में गौला नदी के कटाव के बाद इस टापू का रूप ले लिया था, जहां आज भी 115 परिवार रहते हैं। टापू लालकुआ तहसील अंतर्गत आपदाग्रस्त स्थल है, जहां पे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुख्य मार्ग से उसकी पहुंच जो है पूर्णतः कट जाती है। उस आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत गांव में राशन जो अगले 3 माह का भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी वहाँ पे आगामी 2-3 दिन में वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वहाँ पे दवाइयाँ दी जानी है या ऐसे किसी कार्मिक की तैनाती की जानी है उसकी तैनाती वहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा वहाँ पे ऐसे परिवार जो बीमार हैं, जिनके यहाँ कोई बीमार है या ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उनका विशेष ध्यान देते हुए यदि उनको शिफ्ट किया जाना होगा तो वर्षा काल से पहले उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन क्या करें, इतने बड़े एसडीओ साहब हैं, देखो साहब छोटे वो आए थे मौके पे, जबकि पड़ोसी है शांति के वो रहने वाले। उसको हमने उसको दिक्कत है, डेवलपमेंटल डिले है, उसको फर्दर हमने रेफर किया टीए। नहीं डेवलपमेंटल डिले हो गया ना, तो उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व महाविद्यालय के प्रचार के बीच महाविद्यालय में खाली मिली शराब की बोतल एवं कूड़े को लेकर विवाद बढ़ गया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, तो वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों पर अब शराब की खाली बोतलें फेंकने एवं कार्यालय में कूड़ा डालने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नितेश शर्मा का कहना है कि वे अपने कुछ छात्रों के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहन चंद पांडे के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे कि महाविद्यालय परिसर में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल मिलने के साथ ही कूड़ा व आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इस पर रोक लगाई जाए। छात्र नेता का आरोप है कि प्राचार्य ने उनकी मांगों को तो सुना नहीं, उल्टा उनके साथ थप्पड़ जो है उसके साथी को जड़ दिया। मामला ये है कि आज करीब 12 बजे कॉलेज में एग्जाम चल रहा था। इस बीच और मैं अपने कॉलेज में अपने कक्ष में बैठा हुआ कुछ गोपनीय कार्य कर रहा था। मेरे बाहर गार्ड बैठा था जो अर्दली है, और ये लोग नारे लगाते हुए आए हैं और मेरे अर्दली के मना करने के बावजूद जबरन उस कमरे में घुसे हैं। कमरे में घुस करके इन्होंने जो है कूड़ा फेंका और शराब की बोतलें मेरे ऊपर फेंकी, तो उससे बचाव में मैं भी पीछे हटकर फिर इनको हुआ बचाया किसी तरह मैंने अपना। और इस प्रकार की अनुशासनहीनता कॉलेज में ठीक नहीं है। लेकिन शराब की बोतलें ना तो किसी कक्ष में मिली ना किसी कार्यालय में मिली। 14 एकड़ के कैंपस में अगर कहीं कुछ मिलती है, हम लोग निरंतर सफाई अभियान चलाते रहते हैं और इस प्रकार की कोई चीज़ होती है उसको रोकथाम भी करते हैं। पहले पीछे के हिस्से में होता था तो हमने वहाँ पूरे कांच लगवाए, बाउंड्री वॉल में वहाँ रुकवाया, बाहर की बाउंड्री बनवाई, साइड की बाउंड्री बनवाई। इसके बावजूद भी अवांछित तत्व कुछ ना कुछ कॉलेज में आ जाते हैं। उनके रोकथाम के निरंतर प्रयास करते रहते हैं हम लोग, और हम हर दिन इस प्रक्रिया में और संलग्न हैं और अच्छा काम कर। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।